नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। क्षेत्रीय दलों के घमासान के बीच जातीय समीकरण को साधना टेढ़ी खीर है। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर सपा, बसपा और कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो इंडिया गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया के खिलाफ राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई का दम भर रहे हैं। साथ ही अयोध्या और काशी का जिक्र करते हुए वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। वही सपा का मजबूत पक्ष ही अब उसके लिए उलझन का कारण बनता दिख रहा है। पूर्वांचल की सीटों पर सपा की पकड़ जरूर है, लेकिन अफजाल अंसारी के कानूनी पचड़े में उलझने से उम्मीदवारों के चयन को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। अफजाल अंसारी ने अपने ऊपर जारी मुकदमे को न सिर्फ फर्जी बताया, बल्कि उनके खिलाफ हुई कार्रवाई को ही साजिश बता दिया। योगी आदित्यनाथ माफिया मुख्तार के कब्र पर फतीहा पढ़ने जैसे बयान देकर सपा बसपा को माफिया समर्थक बताने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में विकास, मुफ्त अनाज और आवास जैसी चीजों को कार्यों का जिक्र कर वोटर्स को साधने में जुटे हुए हैं। सवाल यही है कि यूपी की जनता किन मुद्दों से ज्यादा प्रभावित है। जनता के सामने समाजवादी पार्टी की क्लीन इमेज बनाने की अखिलेश यादव की कोशिश आखिर कितनी सफल हुई। जेल से चुनाव जीतने वाले बाहुबलियों का गढ़ रहे उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का नारा देने वाली बीजेपी के दावों की आखिर क्या हकीकत है, इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। ये जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है। वो जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नफ़रत की ज़बान है, बांटने की सियासत है। वो उनको बात करनी चाहिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के क्राइम रेट में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, उनको बात करनी चाहिए नौकरियों पे, पेपर लीक पे, और जिस तरह से झूठ फरेब और जो धोखा दिया है नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को और इस देश के आम जनमानस को, उसका इनको जवाब देना चाहिए। इसका जवाब इनके पास है नहीं, इसीलिए इनके भाषणों में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, ये इनका जो है बहुत ही मोहब्बत है इनको पाकिस्तान से, आरएसएस और भाजपा के नेताओं को। और हो भी क्यों ना मोहब्बत, क्योंकि डोभाल से लेकर के अमित शाह तक इनके तमाम लोग, इनका जो नेक्सस है पाकिस्तान से, चाइना से इनका नेक्सस है, वो देश की जनता साफ तौर से देख रही है। देखिए, जो प्रथम चरण का चुनाव है उसने भारतीय जनता पार्टी को फिर से नफरत की खेती करने पे मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए था कि हमने 10 साल में क्या किया है, लेकिन अब उनके ऊपर बताने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए वो या तो किसी की मौत का सहारा ले रहे हैं या भगवान का सहारा ले रहे हैं। और ख़ास तौर से उनका चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये अपने भाषणों में सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात कर रहे हैं, जबकि देश को मोहब्बत की ज़रूरत है, देश को स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, देश का बेरोज़गार नौकरी मांग रहा है। ऐसे मौक़ों पर नफरत की बात करना कहीं ना कहीं देश के साथ धोखा है। जो लोग संविधान तोड़ने वाले माफियाओं की मज़ार पे जाके सजदा करते हों, वहाँ बैठ करके परिवार सहित फातिया पढ़ते हैं, और वो लोग जो राम मंदिर की स्थापना पर जो उनके दिए हुए निमंत्रण को ठुकराते हैं, और आज तक वह समय नहीं निकाल पाते कि वो जाकर के कभी राम मंदिर का दर्शन करें। कार सेवकों पे गोली चलाना उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन आज तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि इनको बाहर जाना चाहिए। वो तो 5 साल के लिए कह रहे हैं, हम सबको तो संकल्प लेकर के सभी हिंदुओं को, ऐसे समाज के लोगों को जो जातिवादी हैं, संप्रदायवादी हैं, जो दंगावादी हैं और जो वंशवादी हैं, उनको परमानेंट राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। चलिए, माफियावाद, वंशवाद, जातिवाद, इन तमाम वादों के बीच में कौन कहां पर खड़ा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे चर्चा के लिए बालकृष्ण पांडे जी बीजेपी से, हेमंत मिश्रा कांग्रेस से, अजीत यादव समाजवादी पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के पास आना चाहूँगा। बालकृष्ण जी, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से राज्य में आपकी सरकार है, 10 साल का एनडीए कार्यकाल पूरा हो चुका है। जाहिर तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आती है, लेकिन जब बात आती है
रोजगार की, गरीबी भी या फिर पेपर लीक की, तो बीजेपी थोड़ा सा असहज नजर आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, 3 बिंदु हैं हमारे सरकार चलाने के लिए: विरासत, विकास, सुशासन। जहां एक तरफ अपने अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को, सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ किया है, उसको मजबूत करने का काम किया है, चाहे वो भगवान राम की जन्मस्थली पे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर बना के उसका पूजन करके, उसका उद्घाटन करके और पूरे देश को भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में ये दिखाया कि भगवान राम पूरे इस देश के आराध्य हैं, भगवान राम इस देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक अस्मिता के प्रतीक हैं। दूसरी तरफ विकास का मुद्दा रहा हो। विकास के मुद्दे में अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हमने बहुत बड़ी मात्रा में ये MOU साइन किए हैं और धीरे धीरे कंपनियां, फैक्ट्रियां या इस प्रकार की जो यूनिट्स हैं वो इस देश में, इस प्रदेश में लग रही हैं, जिससे युवाओं के रोजगार का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। वहीं सुशासन की व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो कृष्णानंद राय की शिखा को काट लेने वाला व्यक्ति आज आप देखिए किस प्रकार से जेल में अपनी स्वाभाविक मौत को प्राप्त हुआ। अतीक अहमद का आपने इतिहास देखा ही देखा। इस तरीके से जितने भी माफिया, आपकी पार्टी के नेताओं के भाषणों से तो ऐसा लगता है कि उसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेडिट इतनी सी है कि वही जो पुलिस जांच, ये लोग सपा जो दंगावादी पार्टी थी हमारी पूर्व की, तुष्टीकरण की पार्टी थी, जिनकी सरकारें रही हैं, जो जाति के नाम पे, तुष्टीकरण के नाम पे इस देश में, इस प्रदेश में राजनीति करती रही हैं। और वो लोगों ने पुलिस को, अगर आप साइलेंसिंग का प्रकरण बहुत आया डीएसपी का, जिन्होंने मशीन गन बरामद की थी या उसको पकड़ा था, उनको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। मुख्तार अंसारी को सजा तो कोर्ट ने ही सुनाई थी, भले ही कार्यकाल किसी का भी रहा हो। मैं वही बात कह रहा हूँ। तो मजबूती के साथ जब शासन व्यवस्था मजबूत होती है तो चूंकि पुलिस स्टेट एक पार्टी होती है किसी भी क्रिमिनल केस में, तो स्टेट की तरफ से मजबूत पैरवी जब कोर्ट में होती है। नहीं, आपके कार्यकाल में फैसला नहीं सुनाया गया था, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, मेरे कार्यकाल में नहीं सुनाया गया था, सही बात है, लेकिन अन्य मुकदमों के फैसले हमारे कार्यकाल में भी आए। बट आपने अभी भी क्वेश्चन किया इस चीज को, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप उठा रहे कि दूसरे कार्यकाल में उनके ऊपर दूसरे मुकदमे भी थे, तो और मुकदमों के फैसले आए हैं। और जेल में जो वो एक दामाद की तरह ये लोग उनका स्वागत करते थे, जेल में जेल की तरह वो रहे, और वो रहना एक अपराधी के लिए आवश्यक होता है, सजा याफ्ता मुलजिम के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन के रूप में ये मार्ग प्रशस्त किया कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी किसी भी रूप में पूजा नहीं की जाती जेल में, और करके और ये बताया कि आज उत्तर प्रदेश में सुशासन पूरी तरीके से मजबूत है और उसको मजबूत करने का काम योगी जी की सरकार ने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजीत जी, अफजाल अंसारी का आज एक बड़ा दिलचस्प बयान भी सामने आया, उसकी भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, उससे पहले आपसे जवाब लेता हूं, फिर उस पर भी आऊंगा। जी अजीत जी। पहले भाजपा के प्रवक्ता जी अपनी जुबान संभाल के बात करें। मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी के दामाद नहीं, आप लोग रोकिए इस चीज को। ये पाखंडिया गठबंधन के लोग जो घमंडिया पार्टी के हैं, ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें। जब नरेंद्र मोदी हम बोल देंगे अपने जीजा नवाज शरीफ के यहाँ बिना बुलाए चले जाते हैं, बकवास बंद करो। ये अपनी जो मूर्खतापूर्ण हरकत जो ये सतही बात कर रही है। मैंने कहा था कि सांसद जेल में दामाद की तरह रहते थे, मेरा स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। इस प्रकार बेकार की बकवास बंद करो। नहीं, ठीक है, अपनी सामंतवादी जी आपने अपनी बात रख ली, अपना दिमाग मत खराब। ठीक है अजीत जी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है अजीत जी, आप अपनी बात रखिए। जीजा मुलायम सिंह यादव कराए होंगे नवाज शरीफ। अरे सर, अभी तो 5 मिनट में चर्चा हुआ, पहली बहस। हिंदुओं को मरवाने का काम करते हो, बताते हो जीजा तुम्हारे होंगे नवाज शरीफ। बालकृष्ण जी, आपने पर्याप्त समय लिया है, अपनी बातें बोलिए। अजीत जी आप बोलिए, आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए। नवाज शरीफ यहाँ गए थे, जिन्ना के यहाँ कौन 1000 रुपए चढ़ाने गया था, भूल गए क्या? आप पाकिस्तान चिल्लाते हैं। फातिया भी कहाँ पढ़ने गए थे आपके नेता? आपके नेता फातिया पढ़ने मुख्तार अंसारी की कब्र के गए थे। इस तरीके से मैं डिबेट नहीं करूंगा भाई। अगर ये बदतमीजी की भाषा बोलेगा, बदतमीजी से ही सुनेगा। नहीं, बालकृष्ण जी आपने बात रख ली। अजीत जी आप बोलिए, आप मुद्दे पर आइए। जो शब्द उन्होंने इसको माफी मांगनी चाहिए। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने शब्द प्रयोग किया, इसको माफी मांगे पहले।
पहले माफी मांगिए आप। तुम दामाद बोलोगे। कहाँ ये अशिक्षित व्यक्तियों को ले आते हैं, ऐसे अशिक्षित प्रवक्ताओं को क्यों ले आते हैं? अब ये प्रवक्ता कहाँ है, क्यों ले आते हैं? यार पानी ना दो, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, पता कर लेना इतिहास। तुम दामाद बोलोगे, किसका कहाँ दामाद ले है? आते हैं आप ऐसे लोगों को? इस तरीके से तृतीय श्रेणी के लोग, अविकसित लोग, ऐसे दंगाई पार्टी के समर्थकों को क्यों ले आते हैं? यार, आप मदान हो करके भाषा मत बोलिए। ऐसे दंगाई आप लोगों दामाद को क्यों ले बोलेंगे। आते हैं आप? आप दामाद बोलेंगे, आप बताइए, आप दामाद बोलेंगे। आप बोलते मैंने स्पष्ट कहा है कि पूर्व की चलिए, ठीक है। सरकारों में, जेलों में जो दामाद की तरह रह रहे थे, मेरा ये स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। और दामाद हो गए तो अखिलेश एक मिनट अजीत जी, अजीत जी उन्होंने जो बोला है उसको, उन्होंने जो बोला उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जा रहे हैं। उन्होंने जो बात रख दी आप उसका अपना पक्ष रख दीजिए। ठीक है, अगर आप मानते हैं कि मुख्तार अंसारी अपराधी है तो आपकी पार्टी के नेता उनकी कब्र पे फूल क्यों चढ़ा रहे थे? इतना बुरा नहीं लगना चाहिए फिर। दामाद की तरह सेवा करने का क्या मतलब होता है, आप नहीं समझते हैं। हम बोले तो बुरा लग गया ना। अजीत जी समय थोड़ा सीमित है, आप मुद्दे पे आ जाइए प्लीज। मजार पे मेरा सिंपल सवाल आपसे यह है कि जिस मुख्तार अंसारी, एक मिनट, जिस बात का आपको बुरा लग रहा है, उस मुख्तार अंसारी की खिलाफत खुद अखिलेश यादव जी ने भी की थी। एक मिनट, हमारी बात तो सुन ले। ठीक है, बोलिए। आप गांधीवादी विचारधारा से इस देश को चलाएंगे कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा से इस देश को चलाएंगे? आप जानते हैं कि किस तरीके से इस देश में नाथूराम गोडसे की विचारधारा को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। गांधी को, प्रतिमा को बना करके पुतले के रूप में उससे भाजपा के लोग गोली मारने का काम करते हैं। ये विचारधारा के लोग हम लोगों को बताएंगे कि हम लोग दंगाई हैं। ये पाखंडिया गठबंधन के लोग मंदिर का मुद्दा छोड़ दें, इनके पास काम के नाम पर बताने को कुछ नहीं है, केवल जुमलेबाजी और भाषणबाजी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप बताओ, 2 करोड़ नौकरी की बात जब आती है तो ये कहते हैं 15 लाख में देने की बात आती है काला धन, तो कहते हैं वो जुमला हो जाता है। देश का बेरोजगार किस तरीके से आत्महत्या कर रहा है आप देख लीजिए। कोटा से लेकर के उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में नौजवान जो है किस तरीके से आत्महत्या करने पे मजबूर है। पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं। अब तक, जब तक भाजपा की सरकार, जब से लगभग 70 पेपर आउट हो चुके हैं। इलाहाबाद के आप लोक सेवा आयोग में पेपर लीक हो गया। आप बताइए कि आयोग के पेपर को लीक किया गया और आंदोलन किए। और आरक्षण के सवाल पर आप शिक्षक भर्ती में देखा होगा 6800 विद्यार्थी लगातार, किसके दरवाजे पर, भाजपा के कौन से नेता के दरवाजे पर वो लोग नहीं गए? ठीक है, जवाब ले लेते हैं बालकृष्ण जी। ठीक है अजीत जी, आपने अपनी बात रख दी, अब जवाब ले लीजिए। इनका माइक या तो आप उनका मैं आपको शॉर्ट कर देता हूं। उनका ये कहना है कि आप दिन भर मस्जिद और इन्हीं मुद्दों पर क्यों बात करते हैं? आप पेपर लीक पर बात कीजिए, आप आरक्षण पर बात कीजिए, आप युवाओं के रोजगार पर बात कीजिए। अगर आपने 10 साल में काम किया तो इन मूल मुद्दों पर क्यों बात की? मैं जवाब देता हूं इसका। अनिल यादव लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पे हजारों छात्रों ने अजीत जी आपने बोल लिया, लाठियां चलाई गई और हाई कोर्ट की टिप्पणी हुई। हाई कोर्ट के निर्देश पे अनिल यादव को हटाया जाता है। इन नौकरियों में भ्रष्टाचार, लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार, सैफई खानदान ने जो उत्तर प्रदेश में किया है उसको उत्तर प्रदेश की जनता बहुत गंभीरता से जानती है। दूसरा विषय, माफियाओं को लेकर अगर हम कहें तो जब एलएमजी मुख्तार अंसारी की सह पे वो सारी रिकॉर्डिंग हुई थी, शैलेंद्र ने, डीएसपी शैलेंद्र ने बरामद की थी, तो शैलेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा। और मुख्तार अंसारी के नाम आने के बाद ये कहा गया, शैलेंद्र सिंह का रिकॉर्डेड इंटरव्यू है विभिन्न चैनलों पे कि मुलायम सिंह यादव बहुत नाराज है, उनका नाम हटाओ। शैलेंद्र सिंह ने कहा था कि मेरे द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर है, मैं उसको वापस नहीं ले सकता हूं। ये इस दंगाई पार्टी के दंगाई सोच की जो करामात रही है, ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत गंभीरता से। हेमंत मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हेमंत जी, उत्तर प्रदेश में आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, जाहिर तौर पर आपकी पार्टी के प्रमुख नेता जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हें प्रमुखता से उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि वो किन नेताओं को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, खासतौर से तब जब ऐसे नेता उन लोगों से या उन परिवारों से आके मिल रहे हैं जिनके परिवार में एक से बढ़कर एक अपराधी भरे हुए हो, जिनके ऊपर संगीन धाराओं में अपराध के मामले हो। ऐसे नेता जब जाते तो क्या जनता के पास एक सही मैसेज पहुंच पाता है? कहीं ना कहीं एक मौका नहीं दे देते आप विरोधी दलों को आपके ऊपर निशाना साधने का? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं अभिषेक जी।
अगर सही बात अगर की जाए तो राजनीति में कहीं ना कहीं गिरावट आई है, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये पाबंदी केवल कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की नहीं, ये सभी राजनीतिक दलों को इस पर संबंध में कार्य करना चाहिए। अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेताओं से लेकर के छोटे नेता तक, विधायक सांसद से लेकर एक राज्यसभा और एमएलसी तक आपराधिक मामलों में लिप्त है। सवाल उनसे भी बनता है। जी। मैं मानता हूं राजनीति अच्छा विषय होना चाहिए, देश को नई दिशा देने के लिए होनी चाहिए। राजनीति में ऐसे लोग, सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत राय जो है वो यही है। जी जी। क्या जो बीजेपी लगातार, क्योंकि अभी लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, खासतौर से राम मंदिर को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहा है, क्या मानते हैं कि ये गलत फैसला हुआ है जिसके चलते मौका मिल गया है बीजेपी को बार बार सवाल उठाने का? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा है और ये आप चाहे कांग्रेस और सपा माने या ना माने, आज के टाइम पे इस मुद्दे का प्रभाव जनता पर पड़ता है, आप इसे इनकार नहीं करेंगे। देखिए, भगवान राम सभी के लिए आस्था का विषय होना चाहिए। भगवान राम राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। जब भगवान राम की बात आएगी तो राम राज्य की भी बात आएगी। राम राज्य में जिस तरीके से प्रजा सुखी थी, क्या आज प्रजा सुखी है? क्या आज देश का युवा सुखी है? क्या आज देश का किसान सुखी है? क्या आज देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? जी। अगर ये चीज ऐसे राम राज्य में नहीं तो मैं इस राम राज्य को नहीं मानता। मेरा सबमिशन पूरी तरीके से हमेशा यही रहा है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी साफ है कि भगवान राम आस्था के प्रतीक है। भगवान राम का मंदिर भव्य बना, हम लोगों ने उसका स्वागत किया। जी। हम लोगों ने कभी हमेशा भगवान राम के लिए आस्था के प्रतीक के रूप में माना, लेकिन हमने उनका उपयोग कभी राजनीति के लिए नहीं किया। ठीक है, इसमें मैं लौटूंगा जरूर हमारे साथ। जी। आज देश में करोड़ों युवा रोजगार के लिए परेशान है। उनको रोजगार देना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने कहा था देने के लिए। आज जनता पूछ रही है। प्रथम चरण में जिस तरीके से लोगों ने, जनता के मुद्दों को उठा करके अपना प्रथम चरण में वोट दिया है, उससे ये घबराई हुई भाजपा हिंदू और मुस्लिम की तरफ जाने लगी। चलिए ठीक है, इसमें जी नीरज जी आपके पास आना चाहूंगा इस पे। एक तरफ जब हम बात हो रही थी लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण से पहले, हम बात कर रहे थे विकास की, 10 साल में हुए कार्यों की, घोषणा पत्रों में क्या वादा किए जा रहे हैं उनकी, कितने लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया उनकी। अब ये मामला पहुंच गया है ले दे के वहीं पर जहां से शुरू हुआ था कि अब फिर से एक बार बात होने लगी है हिंदू मुस्लिम की, एक बार फिर से जिक्र हो रहा है पाकिस्तान का। तो किस तरह से देख रहे हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जो अभी एक बात आपने कही कि माफिया से माननी बनने का जो सिलसिला था वो उत्तर प्रदेश में अब थम गया है। बहुत सारी जगह रोक लग गई है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं आज भी जो माफिया से माननी बनाने में जुटे हो। दूसरी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर से भी लोग घबरा रहे हैं। हो सकता है कि इसी वजह से माफियाओं का जो मामला अब तक न्यायालय में चल रहा है, पूर्ववर्ती की सरकारों में ये मामले बहुत स्लो चलते थे और लटक जाया करते। इस बार की सरकार में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा प्रायः देखा गया है कि कोई भी माफिया हो, किसी भी तरह का माफिया हो, न्यायालय में उनके खिलाफ सरकार पूरी तरह से पैरवी करती है और जल्द से जल्द निर्णय दिलाने का भी काम सरकार कर रही है। जैसा भी हाल में आपने देखा कि धनंजय सिंह को जेल जाना पड़ा और उनके खिलाफ जो पूरी कार्रवाई थी सरकार ने मजबूती से निभाई। और तीसरी बड़ी बात मैं बता दूं, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों से भटक रही है, क्योंकि ना तो ये महंगाई की बात कर रहे हैं, चाहे इनका मैनिफेस्टो आया हो, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का भाषण रहे, दोनों में से महंगाई और बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे गायब हो गए हैं। आम आदमी, आम जनता इन सब चीजों से परेशान है। उसकी तरफ कोई भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाह रही है और केवल भगवा रंग में लोगों को घुमाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो 8 सीटों पे चुनाव हुआ वहां भी हालात यही रहे। इसलिए वोट बैंक को किसी भी तरह से इकट्ठा करना मुद्दा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों को प्रदेश की या देश की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं
जैसा कि हमारा भारत सरकार का रिकॉर्ड ये कहता है कि 75% जनता गांव में रहती है और गांव में रहने वाला व्यक्ति महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोई उपाय नहीं कर पा रही। जी ठीक है, समय थोड़ा सीमित है बालकृष्ण जी, इस पे जल्दी से जवाब चाहूंगा। अगर बात राम मंदिर का हिंदुत्व की हो तो बहुत कंफर्टेबल आप नजर आते हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा जाऊंगा कि जी मैं पूरा आ जाता हूं। मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं। एक बात राम राज्य की आई है कि तो राम राज्य में गोस्वामी जी ने लिखा है कि फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है क्या, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर जनता आपके साथ है तो किसी और मुद्दों पर जोर देने की जरूरत नहीं? फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा रहा है। अगर राम राज्य की कल्पना की बात हेमंत जी कहते हैं तो मैं एक बात बता दूं कि एक लोक कल्याणकारी राज और राम राज्य की कल्पना यह है कि अंत्योदय के तहत यदि हमने सबको अनाज उपलब्ध कराया है, लेकिन आवास बालकृष्ण जी योजना के जब तहत 2014 में आपकी सरकार आई थी, आपने हर हाथ को रोजगार की बात कही थी। आप आलोचना करते थे इस चीज की कि यूपी के सरकार में जो है मुफ्त में देने की बात हो रही है, जबकि हम रोजगार देना चाहते हैं हाथों में। जब 60 सालों में जब देश को लूट लिया गया तो पहला काम था कि हर गरीब को मूल सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। जो दीनदयाल जी का अंत्योदय का संकल्प था कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाए, तो उसके तहत मैं बहुत जल्दी इस बात को कह रहा हूं कि हमने आवास उपलब्ध कराया हर व्यक्ति को जिसका कच्चा मकान था। हमने शिक्षा की व्यवस्था की, फ्री शिक्षा की व्यवस्था की हर व्यक्ति के लिए। हमने फिर बिजली की व्यवस्था की हर गरीब के लिए। हमने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। तो राम राज्य की संकल्पना भी यही है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक ताप आयुष्मान भारत और जो आवास योजना और दैविक ताप जो था जो राम मंदिर या अन्य जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है या हमारे आध्यात्मिक प्रतीक है उनको विकसित करके अब इसके बाद अगला काम है कि इंडस्ट्रीज को लगा करके जहां हो युवाओं को रोजगार, जिसके तहत इन्वेस्टमेंट यूपी में सबमिट हुई, जिसमें बड़े स्तर पे उत्तर प्रदेश में और भारत में रोजगार या नई कंपनियां आ रही हैं, जिससे भारत में रोजगार का सृजन हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक तरफ बीजेपी का अपना पक्ष है विकास को लेकर, अपराध पर नियंत्रण को लेकर, राम राज्य को लेकर, तो वही दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है। और कहीं ना कहीं प्रथम चरण के जो मतदान हुए उसके बाद तमाम राजनीतिक दल और भी ज़्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। खैर, जनता किन मुद्दों के साथ जाएगी वो तो 4 जून को स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।